हेलो एवरीवन। हमारा टॉपिक चल रहा था कारो 2020 और लास्ट सेशन में हमने पैरा 3 क्लॉज 9 तक को कवर अप कर लिया था। तो आज उससे आगे बढ़ेंगे पैरा 3 क्लॉज 10 से। पैरा 3 क्लॉज 10 वो पब्लिक इशू के द्वारा जो फंड रेज किए जाते हैं उसकी यूटिलाइजेशन के ऊपर है, एज वेल एज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के ऊपर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बताता है। देयर आफ्टर पैरा 3 क्लॉज 11 को कवर अप करेंगे जो फ्रॉड का क्लॉज है। तो स्टार्ट करते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 के साथ। पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 दो एस्पेक्ट की बात करता है। फर्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू, एंड सेकेंड वन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की। अर्लियर ये दो अलग अलग क्लॉज होते थे कारो 2016 में, बट कारो 2020 के अंदर दोनों को ही पैरा 3 क्लॉज 10 के अंदर डाल दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट इसका दैट इज एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू कौन सा है? वो पब्लिक इशू आईपीओ भी हो सकता है, वो पब्लिक इशू एफपीओ भी हो सकता है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड एफपीओ स्टैंड्स फॉर फर्दर पब्लिक ऑफर। ये इक्विटी का हो सकता है या डेट का हो सकता है, किसी का भी है। तो यदि फंड रेज किए गए हैं थ्रू द पब्लिक इशू तो हमें रिपोर्टिंग करनी है क्या जिस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया गया था उसी पर्पस के लिए फंड्स को यूटिलाइज किया गया है या नहीं किया गया, और यदि नहीं किया गया, इफ नॉट, तो क्या बाद में सब्सिक्वेंटली इस मिस्टेक को रेक्टिफिकेशन, इस मिस्टेक की रेक्टिफिकेशन की गई है या नहीं की गई। यही चीज यदि आपको ध्यान हो तो हमने लास्ट सेशन में जब पैरा 3 क्लॉज 9 कवर अप किया था और उसके अंदर क्लॉज सब क्लॉज सी की बात की थी, तो उसमें था कि टर्म लोन जिस पर्पस के लिए लिए गए हैं क्या उसी पर्पस के लिए टर्म लोन के पैसे को यूटिलाइज किया गया। फंड्स दैट आर रेज्ड फॉर शॉर्ट टर्म पर्पस, क्या उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज किया गया। दैट मीन्स पैरा 3 क्लॉज 9 के सब क्लॉज सी और डी में भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की बात की गई थी। पैरा 3 क्लॉज 10 के अंदर भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की बात की गई है। पैरा 3 क्लॉज 9 में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किसका था? टर्म लोन का था। पैरा 3 क्लॉज 10 में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड किसका है? पब्लिक इशू के थ्रू जिन फंड्स को रेज किया गया है उनकी यूटिलाइजेशन का है। नाउ अब देखिए ऑर्डर के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है रिपोर्टिंग की। वेदर मनी रेज्ड by way of IPO or money raised by FPO including debt instrument during the year were applied for the purpose for which those were raised. If not, यदि नहीं तो आप इसकी डिटेल दीजिए along with delay, default and subsequent rectification if any it needs to be reported. So सबसे पहले हमें यह देखना है क्या ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने कोई पब्लिक इशू निकाला है। यदि कंपनी ने कोई पब्लिक इशू ही नहीं निकाला तो इस क्लॉज में रिपोर्टिंग आएगी ही नहीं। पैरा 3 क्लॉज 10, क्या कोई पब्लिक इशू
के थ्रू फंड्स को रेज्ड किया गया है? जवाब है नो। रिजल्ट, रिपोर्टिंग नॉट एप्लीकेबल। फंड रेज्ड किए गए हैं, यस, फंड रेज किए गए। देन हमें पता होना चाहिए पर्पस क्या है इन फंड्स को रेज करने का। ये पर्पस हमें कहां से पता चलेगा? जब कंपनी ने पब्लिक इशू निकाला है तो पब्लिक इशू के टाइम पर कंपनी ने एक ऑफर डॉक्यूमेंट निकाला होगा जिसको आप प्रोस्पेक्टस का नाम देते हैं। तो इस प्रोस्पेक्टस में, ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर यह पर्पस डिफाइंड होगा, किस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया जा रहा है। तो एज ए ऑडिटर हमें चेक करना है किस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया गया था, तो उस पर्पस के लिए ही फंड्स की यूटिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई है। यदि यूटिलाइज्ड हो गया यस, तो आप इसकी पॉजिटिव रिपोर्टिंग करेंगे दैट द मनी दैट इज रेज्ड थ्रू द पब्लिक इशू हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच द फंड्स वर रेज्ड। लेकिन यदि ये यूटिलाइज नहीं हुआ, एक तो चीज है डिले है, फंड्स, अनयूज्ड फंड्स कंपनी के अकाउंट में पड़े हैं, डिले है। दूसरा, मिस यूटिलाइज्ड है, आपने इन फंड्स को कहीं और यूटिलाइज कर दिया। मिस यूटिलाइज्ड है, उसके बाद क्या आपने इसको रेक्टिफाई किया या नहीं किया? रेक्टिफिकेशन नॉट डन, आपने इस गलती को ठीक भी नहीं किया। और फिर एक बात आ जाएगी, आपने इसकी रेक्टिफिकेशन कर दी। तो डिले है या कोई डिफॉल्ट है, गलती करी है आपने, गलती करी थी लेकिन आपने बाद में उसको रेक्टिफाई कर दिया। वट एवर द केस इज, आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या इसके बारे में कोई रिपोर्टिंग कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर करती है? एज सच देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 और कंपनी लॉ जहां पर एंड यूज ऑफ मनी को बताया जाएगा। जो सिर्फ रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 के अंदर है कि यदि अनयूज्ड मनी पड़ी है दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यह काम ऑडिटर का तो है नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाए, तो अब ऑडिटर को कारों के अंदर रिपोर्टिंग करनी है। एज ए रिजल्ट ऑडिटर को रिपोर्टिंग के लिए जो डाटा चाहिए उस डाटा की अवेलेबिलिटी तो मैनेजमेंट ही करा कर देगी ना। तो गाइडेंस नोट ने इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन दी है और कहा है, दो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू डिस्क्लोज हाउ द फंड्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड, बट considering the requirement of para 3 clause 10, management of the company is required to disclose the end use in their financial statements। तो ये चीज हम गाइडेंस नोट के अंदर पढ़ते हैं। Currently there is no legal requirement under the act to disclose the end use of money raised by IPO or FPO in the financial statement. However, company is required to make a such disclosure in the director's report. Schedule 3, it requires that unutilized amount of any IPO or FPO that is made by the company should be disclosed in the financial statement. अब end use हुआ कैसे है? जब वो शेड्यूल 3 में रिक्वायर्ड नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आएगा नहीं, तो गाइडेंस नोट ने क्या पॉइंट दिया, अब इसकी बात कर लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ सच डिस्क्लोजर, इट अपीयर दैट द क्लॉज एनविसेज that the company should disclose the end use of money raised by the IPO or FPO in the financial statement by way of notes and auditor should verify the same। तो ये गाइडेंस नोट के अंदर पॉइंट कवर अप किया गया है।
स्टडी मटेरियल के अंदर यदि हम इस पर्टिकुलर क्लॉज के बारे में देखें तो स्टडी मटेरियल में ना तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ना ही इससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल है, ना ही गाइडेंस नोट की कोई बात कवर अप की गई है। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था गाइडेंस नोट का, जो मुझे लगता है आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद यूटिलाइजेशन की बात आ गई कि आपने फंड को टेम्पररली कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो उसके बारे में फिर आपको एज ए ऑडिटर रिपोर्ट में इस फैक्ट को बताना पड़ेगा। समटाइम्स कंपनी में टेम्पररली इन्वेस्ट द सरप्लस फंड्स पेंडिंग यूटिलाइजेशन फॉर पर्पस फॉर विच द फंड्स वर अरेंज्ड। इन सच केसेस auditor should mention the fact that pending utilization of the fund for the stated purpose, the funds were temporarily used for the purpose other than the purpose for which the funds were raised but were ultimately utilized for the stated end use. And इसके साथ रिपोर्टिंग फॉर्मेट हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन दे और रिपोर्टिंग फॉर्मेट पूछ ले, तो क्यों इन माय ओपिनियन बेशक कहीं पर भी रिपोर्टिंग की बात एज सच स्टडी मटेरियल में नहीं की गई, बट यदि पेपर सेटर चाहे तो इनकी रिपोर्टिंग आपसे डेफिनेटली मांग सकता है। और फाइनल लेवल पर मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होने चाहिए। इन आवर ओपिनियन एंड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, कंपनी यूटिलाइज द मनी रेज्ड बाय द आईपीओ और एफपीओ ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड। ये तो हो गई पॉजिटिव रिपोर्टिंग, बट यदि किसी तरह की कोई क्वालिफिकेशन है देन एक्सेप्ट, फिर आप जो एक्सेप्शन है जहां पर भी डिले है, डिफॉल्ट है या कोई भी मिस यूटिलाइजेशन है, नेचर ऑफ द फंड रेज, डिटेल ऑफ द डिफॉल्ट अमाउंट, क्या उसको सब्सिक्वेंटली रेक्टिफाई किया गया या नहीं किया गया, ये डिटेल आप सारी की सारी देंगे। इससे रिलेटेड एग्जाम में, पास्ट एग्जाम में, एमटीपी में, आरटीपी में कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। चलिए दूसरा पॉइंट, पैरा 3 क्लॉज 10 का दूसरा पॉइंट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स का। क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की है? यदि हां, तो उस केस में क्या कंपनी ने जो रिलेटेड सेक्शंस है कंपनी एक्ट 2013 के, उनका कंप्लायंस किया है, और जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू फंड रेज किया गया, जिस पर्पस के लिए फंड रेज किया गया था, उसी पर्पस के लिए उस फंड्स को यूटिलाइज किया गया या नहीं किया गया। क्या कंपनी ने कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट किया है शेयर का और कन्वर्टिबल डिबेंचर का? यदि हां, सेक्शन 42 एंड सेक्शन 62 का कंप्लायंस हुआ और जिस पर्पस के लिए फंड्स रेज किए गए थे उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किए गए। यदि नहीं, देन डिटेल दीजिए नॉन कंप्लायंसेस की, अमाउंट इन्वॉल्व एंड नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। रिपोर्टिंग फॉर्मेट, कौन सी सिक्योरिटी को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के थ्रू इशू किया गया, किस पर्पस के लिए फंड्स को रेज किया गया, कितना अमाउंट आपने रेज किया है, उसमें से कितना यूटिलाइज किया फॉर अदर पर्पस, कितना अनयूटिलाइज्ड बैलेंस पड़ा है एज ऑन बैलेंस शीट डेट, एंड रिमार्क्स इफ एनी। सो ये आपका रिपोर्टिंग फॉर्मेट है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। तो पैरा 3 क्लॉज नंबर 10 के अंदर दो चीजों की रिपोर्टिंग है। नंबर 1 पर जो बात है वो है आपकी कि यदि कंपनी ने मनी रेज की पब्लिक इशू के थ्रू, और या फिर कंपनी ने मनी रेज की थ्रू द प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। अब स्टडी मटेरियल देख लेते हैं, स्टडी मटेरियल क्या कहता है। स्टडी मटेरियल के अंदर ये दो क्लॉज दिए गए हैं, ए एंड बी। इसके बाद एग्जाम्पल्स में कोई एग्जाम्पल इसका नहीं है।
एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब शायद मैं आपको सारे एग्जाम्पल करा चुका हूं, जितने स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल हैं वो सारे पिछले क्लॉजेस के थे। देखो, एग्जाम्पल नंबर 18 हम कवर कर चुके स्टडी मटेरियल का, एग्जाम्पल 19 कवर हो चुका, एग्जाम्पल 20 कवर हो चुका, 21 कवर हो चुका, 22 भी कवर हो चुका, 3 भी कवर हो चुका, 24 भी कवर हो चुका। स्टडी मटेरियल के सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं और इनके सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को जो बुक्स दी गई हैं उसमें कवर्ड है। तो ठीक है, अब इसके बाद हम स्टडी मटेरियल के ऊपर नहीं आएंगे एग्जाम्पल्स को देखने के लिए, क्योंकि हमें पता है सारे एग्जाम्पल कवर हो चुके हैं। चलिए, अब मैं एक बार आपसे क्वेश्चन की भी बात कर लूं। आई थिंक क्वेश्चन भी सारे कवर हो चुके हैं स्टडी मटेरियल में। अब तक जितने क्वेश्चंस थे ना कारों के, हम सबको डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारों पर था। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 7 था आपका पैरा 3 क्लॉज 9 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पैरा 3 क्लॉज नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 9 एप्लीकेबिलिटी पर, और इसके अलावा मैं चेक कर लेता हूं एप्लीकेबिलिटी, रिपोर्टिंग एप्लीकेबिलिटी, बस टोटल 17 क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में। 4 क्वेश्चन कारों के हैं, 17 क्वेश्चन कंपनी ऑडिट के हैं, जिसमें कंपनी लॉ भी कवर है, कारो भी कवर है, डिविडेंड भी कवर है, शेड्यूल 3 भी कवर है, एएस और इंड एएस भी कवर है। 17 में से 4 क्वेश्चन कारों के हैं, चारों के चारों क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं। तो इतना मैं अब कह सकता हूं कि स्टडी मटेरियल की फुल कवरेज हम कर चुके हैं, सारे एग्जाम्पल हम कवर कर चुके हैं, सारे क्वेश्चन जो टेस्ट योर नॉलेज के अंदर दिए हुए हैं वो कवर हो चुके हैं हमारे। तो अब हम कंफर्टेबली सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक में से कवर कर सकते हैं आगे की सारी चीजें। तो इसके बाद अब हम स्टडी मटेरियल पर नहीं आएंगे। स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब हम अपनी मेन बुक के अंदर से ही कवरेज को करके चलेंगे। दिस इज ऑल अबाउट द पैरा 3 क्लॉज नंबर 10। अब आगे बढ़ते हैं पैरा 3 क्लॉज नंबर 11, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, फ्रॉड का। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो आपने पढ़ा है, जहां पर ऑडिटर को यदि कोई सस्पेक्ट होता है किसी फ्रॉड का जिसका अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा है, then auditor is required to report that fraud to the central government in the prescribed manner. But यदि फ्रॉड का अमाउंट लेस देन 1 करोड़ है, in that case the reporting is required to be made to the audit committee or the board of director as the case may be. However, वहां पर जिन फ्रॉड को कवर अप किया गया है वो एक पर्टिकुलर काइंड के फ्रॉड हैं। कौन से? द फ्रॉड दैट आर बीइंग कमिटेड ऑन द कंपनी, किसने किया? बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने कंपनी के ऊपर फ्रॉड किया, देन ओनली सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 के अंदर रिपोर्टिंग होती है। बट यहां पर जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग किसी भी तरह के फ्रॉड की है, चाहे फ्रॉड कंपनी ने किया किसी के ऊपर या कंपनी के ऊपर हुआ। कंपनी के ऊपर हुआ तो वो फ्रॉड चाहे ऑफिसर ने किया, एम्प्लॉइज ने किया, वेंडर ने किया, किसी भी और पर्सन ने किया, सब की रिपोर्टिंग होगी। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है जो पुराने कारों से डिफर करता है। पुराने कारों के अंदर जो रिपोर्टिंग थी वो था फ्रॉड बाय द कंपनी, एक चीज, फ्रॉड ऑन द कंपनी। ऑन द कंपनी में कवरेज थी सिर्फ और सिर्फ कौन से फ्रॉड की? बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय। लेकिन कारो 2020 के अंदर इन्होंने ऑफिसर एम्प्लॉय ये वाला पॉइंट हटा दिया और कहा एनी फ्रॉड ईदर बाय द कंपनी और ऑन द कंपनी नीड्स टू बी रिपोर्टेड। बट एक कंडीशन डाली, और वो कंडीशन क्या डाली? द फ्रॉड दैट इज बीइंग नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। फ्रॉड जिसको ड्यूरिंग द ईयर नोटिस किया गया है और रिपोर्ट किया गया है। अब ये नोटिस किसने किया, इसके बारे में ऑर्डर तो साइलेंट है।
इसके बारे में गाइडेंस नोट के अंदर बात कही गई है और गाइडेंस नोट ने कहा नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड का यहां पर हम मतलब लेकर चलेंगे दैट इज बीइंग इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी की मैनेजमेंट की नॉलेज में था ये फ्रॉड, तो हम मानकर चलेंगे कोई भी फ्रॉड इसकी रिपोर्टिंग सेक्शन 143 इसकी रिपोर्टिंग पैरा 3 क्लॉज 11 में तभी आएगी when the fraud was in the knowledge of the management of the company, noticed or reported। तो देखिए अब जरा इसका पहला पॉइंट पढ़ते हैं, whether any fraud by the company, कंपनी ने किया है किसी के ऊपर, और any fraud on the company, ऑन द कंपनी के आगे जो पहले ऑफिसर एम्प्लॉय वर्ड होते थे वो हट चुके हैं, हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या किसी भी फ्रॉड को चाहे कंपनी ने किया या कंपनी के ऊपर हुआ, नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, यदि हां नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व इज टू बी इंडिकेटेड। तो अब यहां पर आपको पहले तो इस नोटिस और रिपोर्टेड को समझना पड़ेगा। इसके बारे में दो पॉइंट हैं जो गाइडेंस नोट के मैंने यहां पर आपको दिए हैं। द स्कोप ऑफ ऑडिटर इंक्वायरी अंडर दिस क्लॉज इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रॉड नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। द यूज ऑफ द वर्ड noticed or reported, it indicates that management of the company should have the knowledge about the fraud। जिन फ्रॉड की मैनेजमेंट को नॉलेज नहीं है उनकी रिपोर्टिंग यहां नहीं आएगी। तो ये दो पॉइंट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके रिलेशन में। नाउ अब इसके साथ एक एडिशनल वर्किंग एसए 240 की आएगी या नहीं आएगी। ऑडिटर इज प्राइमरली responsible for expressing an opinion on true and fair view of financial statement, and while carrying the audit of financial statement, auditor is supposed to ensure compliance of the standards on auditing। And when we study the SA 240, SA 240 provides that auditor is required to consider whether any circumstance or event exists that may cast doubt as to the existence of any material misstatement in the financial statement that may occur due to any error or fraud, and if yes, auditor is required to perform the procedures, appropriate procedures। So now SA 240 की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये ऑडिटर की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि कोई भी फ्रॉड है देन उस फ्रॉड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो तो उसको कंसीडर करना ही करना है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एसए 240 की। तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने 143(12) में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दिया, आपको मेरी ड्यूटी खत्म। आपने कारों के अंदर फ्रॉड की रिपोर्टिंग कर दी, आपको मेरी ड्यूटी खत्म। नो, ये तीन अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक, सेंट्रल गवर्नमेंट को आप जब रिपोर्ट करेंगे, दो, कारों के अंदर जो आपकी रिपोर्टिंग होगी, तीन, जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इसके इंपैक्ट देखने हैं। तो यदि हम फ्रॉड के रेफरेंस में बात करें, पैरा 3 क्लॉज 11 ऑफ कारो 2020 सेक्शन 143(12) ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सॉरी, और इसके अलावा SA 240। यहां पर रिपोर्टिंग कब आएगी? नंबर 1, आप देखिए क्या कारो एप्लीकेबल है। क्या कारो एप्लीकेबल है तो इस रिपोर्टिंग की बात करोगे। यहां पर दो तरह की रिपोर्टिंग है। एक, पहले तो यहां पर ये देखो फ्रॉड कौन सा है। ऑन द कंपनी
बाय एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। यहां पर जो रिपोर्टिंग है फ्रॉड की, यदि कारो एप्लीकेबल है, फ्रॉड बाय द कंपनी, फ्रॉड ऑन द कंपनी। SA 240 any fraud that may cause misstatements in फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहां पर थ्रेशहोल्ड लिमिट्स हैं, मींस यदि फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा का है देन आपको रिपोर्ट करना है सीजी को। यदि फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ है आपको रिपोर्ट करना है ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। यहां पर रिपोर्टिंग तभी होगी यदि फ्रॉड नोटिस किया गया है और रिपोर्ट किया गया है ड्यूरिंग द ईयर। नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर। यहां पर फ्रॉड, ईच एंड एवरी फ्रॉड दैट मे कॉज मिस स्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। दैट मीन्स यहां पर ऑडिटर जो SA 320 के अंदर मेटीरियलिटी का प्रिंसिपल है, मेटीरियलिटी प्रिंसिपल इट विल अप्लाई, मेटीरियलिटी अप्लाई। तो बेस्ड अपॉन दिस हमारे ये 3 प्रोविजंस हैं फ्रॉड के रिलेशंस में कि कब हमें रिपोर्टिंग कंपनी लॉ में करनी है, कब हमें रिपोर्टिंग कारो में करनी है, कब हमारी रिपोर्टिंग 240 की अकॉर्डिंग होगी। और ऐसा नहीं है कि हर एक केस में तीनों अप्लाई होंगे और ऐसा भी नहीं है कि तीनों अप्लाई नहीं हो सकते। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक फ्रॉड किया है बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फ्रॉड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, noticed by CEO of company। फ्रॉड का अमाउंट 2 करोड़ रुपए का है। 2 करोड़ रुपए की एक फिक्शिशियस बिलिंग हुई है कंपनी के नाम पर और कंपनी के फंड डाइवर्ट किए गए हैं बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर। नाउ अब देखो नंबर 1, क्या ये फ्रॉड सेक्शन 143(12) में कवर हो रहा है? इट इज ए फ्रॉड दैट इज बीइंग कमिटेड बाय द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ओवर द कंपनी। यस, रिपोर्टिंग आएगी। रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड। नंबर 2, क्या कारो के पैरा 3 क्लॉज 11 में इसकी रिपोर्टिंग आएगी? कारो में इसकी रिपोर्टिंग आएगी एज नोटिस्ड बाय मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। कंपनी के सीईओ ने इसको नोटिस किया था और उसने इसके ऊपर एक्शन लिया है। नोटिस बाय सीईओ एंड एज अ रिजल्ट एक्शन टेकन बाय मैनेजमेंट ओवर द मैनेजिंग डायरेक्टर। नंबर 3, क्या ये हमारी जो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट है ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पर भी इसकी रिपोर्टिंग आएगी? वहां पर भी इसकी रिपोर्टिंग आएगी एज अ की ऑडिट मैटर, एज ए की ऑडिट मैटर। और यदि इस फ्रॉड का इंपैक्ट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं दिखाया गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाया गया, देन क्वालिफाइड ओपिनियन भी हो सकती है इस मैटर के ऊपर। और ऑडिटर चाहे तो यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर किए गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर कर दिए गए, देन एज एम्फेसिस ऑफ मैटर भी ये हाईलाइट हो सकता है हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। तो एक ही फ्रॉड है, वो तीनों जगह पर अपनी कवरेज ले रहा है। बट अब मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं। फ्रॉड बाय कंपनी ओवर इट्स subsidiary through its management। नंबर 1, क्या कारों में इसकी रिपोर्टिंग आएगी? यस। क्यों? फ्रॉड किया ही किसने है? मैनेजमेंट ने किया, तो मैनेजमेंट की तो नॉलेज में ये फ्रॉड है एंड इट इज ए फ्रॉड बाय द कंपनी। और जब हम कारों की बात करते हैं तो हमारा जो वर्ड यूज करते हैं हम, फ्रॉड बाय द कंपनी, ऑन द कंपनी, दोनों है। लेकिन क्या 143(12) में इसकी रिपोर्टिंग आएगी? नो, नो। नो मेजर इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मटेरियलिटी का एस्पेक्ट नहीं है। देन क्या ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको कवर किया जाएगा? ये डिपेंड करेगा ऑडिटर्स की जजमेंट पर, डिपेंड्स अपॉन प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर, ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। तो इस तरीके से जब आप पैरा 3 क्लॉज 11 को पढ़ते हैं तो उस टाइम पर आपको कारो 2020 का भी ध्यान रखना है, कंपनी लॉ का भी ध्यान रखना है एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ गाइडेंस नोट ऑन कारो 2020 तो साथ में है ही। दिस क्लॉज, एक दो पॉइंट और है गाइडेंस नोट के, पहले वो कराता हूं, फिर ऑर्डर के अंदर 2 पॉइंट है बी और सी, फिर उनको डिस्कस करेंगे। दिस क्लॉज does not relieve the auditor from his responsibility to consider the fraud and error in an audit of financial statement. Irrespective of the auditor's comment, under this clause, auditor is required to ensure compliance with the requirement of SA 240। ये मेरी डिस्कशन में आ चुका है सारा। Auditor should obtain a written representation from the management। किस चीज के लिए? That फ्रॉड को रोकने के लिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डिजाइनिंग है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है, मॉनिटरिंग है, उसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। दैट मैनेजमेंट, इट का मतलब मैनेजमेंट, एक्नॉलेजेस इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंप्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम दैट आर डिजाइंड टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। मैनेजमेंट बिलीव कर रही है दैट जो गलतियां मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई की थी ऑडिटर ने और मैनेजमेंट को बताया था, बट मैनेजमेंट ने उनको करेक्ट नहीं किया, अनकरेक्टेड हैं, दे आर इममैटीरियल। इट बिलीव्स दैट इफेक्ट ऑफ दोज अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट
which are being aggregated by the auditor during the audit are immaterial. इंडिविजुअली भी इमैटीरियल है एंड एग्रीगेट भी इमैटीरियल है, एंड जो जो चीजें ऑडिटर ने मैनेजमेंट को बताई, मैनेजमेंट ने उनको ठीक नहीं कराया, देन आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में उनकी एक समरी भी फिलअप करवा लो, दैट अ समरी ऑफ सच आइटम, आप इनको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ही इंक्लूड कर दो जिनको आप करेक्ट नहीं करवा रहे। मैनेजमेंट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बताएगी, हमने ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया है ऑल द सिग्निफिकेंट फैक्ट रिलेटिंग टू एनी फ्रॉड और सस्पेक्टेड फ्रॉड that were in the knowledge of the management that may affect the entity, एंड मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है ऑडिटर को इसकी रिस्क असेसमेंट का रिजल्ट, जिसके कारण फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट हो सकती है। तो ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिक्वेस्ट करे मैनेजमेंट से इन 4 मैटर्स के ऊपर। ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की बातें गाइडेंस नोट के अंदर बताई गई है। सो फॉर रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज ऑडिटर में कंसीडर नंबर 1 ऑल फ्रॉड नोटिस और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, वो यहां पर रिपोर्ट होंगे। जो फ्रॉड नोटिस्ड एंड रिपोर्टेड हुए हैं, दोज फ्रॉड्स ओनली रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड अंडर द रिक्वायरमेंट ऑफ पैरा 3 क्लॉज नंबर 11 ऑफ द फ्रॉड कवर्ड अंडर सेक्शन 143(12), उसमें से सिर्फ वही फ्रॉड जो नोटिस्ड हुए हैं, सस्पेक्टेड नहीं कि जिसका सस्पिशन है, उनकी रिपोर्टिंग कारों में नहीं आएगी। While reporting under this clause as to the nature and amount involved of the fraud noticed and reported, principle of materiality may also be considered. ये गाइडेंस नोट की बातें हैं इन रिलेशन टू पैरा 3 क्लॉज 11 सब क्लॉज ए कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है वो फ्रॉड that are being either committed by the company or committed on the company, और कोई वर्ड ऑफिसर एम्प्लॉय अब यूज नहीं है पैरा 3 क्लॉज 11 के अंदर। बी पॉइंट, बी और सी फैक्ट रिपोर्टिंग है, यहां पर कोई प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं है, यहां पर तो ऑडिटर को अपनी बात कहनी है। क्या जहां पर भी 143(12) की रिपोर्टिंग है तो उसने फॉर्म नंबर ADT 4 में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट फाइल की या नहीं की। Whether any report under section 143(12) of Company Act has been filed by the auditor in form ADT 4 under rule number 13 with the central government। तो ये तो yes और no में आएगी बात, क्या 143(12) में कोई रिपोर्टिंग हुई है तो फॉर्म नंबर ADT 4 फाइल हुआ है या नहीं हुआ। और इसके अलावा जो सी क्लॉज है कि यदि कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर कोई भी विजिल मैकेनिज्म के थ्रू या विसल ब्लोअर मैकेनिज्म के थ्रू कोई कंप्लेंट रेज की गई थी बाय एनी स्टेक होल्डर, तो क्या ऑडिटर ने उन विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स को कंसीडर किया है अपनी ऑडिट में या नहीं। वेदर द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स इफ एनी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी। तो ये पैरा 3 क्लॉज 11 की 3 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग है, जिसमें सबसे मेजर रिपोर्टिंग जो है वो सब क्लॉज ए की है। वेदर एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी और बाय द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईयर, इफ यस नेचर ऑफ द फ्रॉड एंड द अमाउंट इन्वॉल्व्ड नीड्स टू बी रिपोर्टेड। इसके अलावा 2 पॉइंट, क्या 143(12) के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग हुई है तो क्या फॉर्म ADT 4 फाइल हुआ है या नहीं हुआ। और इसके अलावा जो इसका लास्ट पॉइंट है, कोई भी विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स दैट हैज बीन मेड ड्यूरिंग द ईयर, क्या ऑडिटर ने उनको कंसीडर किया या नहीं किया। मेन इसका क्लॉज ए है, क्लॉज 11 का सब क्लॉज ए। इसके क्वेश्चंस देख ले आप। As a statutory auditor, how would you report on the following under CARO? ABC Private Limited is a manufacturer of jewelry. A senior employee of the company informed you
that the company does not properly disclose the purity of the gold used on the jewelry. ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फ्रॉड नहीं है, ऑपरेशनल नेचर का फ्रॉड है। ऑपरेशनल नेचर का फ्रॉड कि कस्टमर को जब एक सामान बेचा जा रहा है, गोल्ड की प्योरिटी गलत बताई जा रही है, तो ऑपरेशनल नेचर के फ्रॉड के साथ प्राइमरीली जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, he is not primarily concerned with the operational fraud. So, from the viewpoint of reporting on fraud under CARO 2020, there is no implication for misstatement in the financial statement, and hence no reporting is necessary for improper disclosure of purity of gold on the jewelry. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉड कमिट हुआ है अगेंस्ट द कंपनी बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऊपर हुआ, कंपनी के ऑफिसर ने किया, कंपनी लॉ में भी रिपोर्ट होगा, कारो में भी इसकी रिपोर्टिंग आएगी। फ्रॉड कमिट हुआ है अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर ऑफ द कंपनी। कंपनी एक्ट के 143(12) में इसकी रिपोर्टिंग नहीं आएगी, बट कारो में रिपोर्टिंग आएगी। कारो में रिपोर्टिंग इज नॉट लिमिटेड टू द फ्रॉड्स दैट आर बीइंग कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय एन ऑफिसर और एम्प्लॉय। कंपनी लॉ में ये रेस्ट्रिक्शन है। कंपनी ने मेजर फ्रॉड किया है ऑन इट्स कस्टमर एंड द केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट। कोर्ट में केस पेंडिंग है, कोर्ट में केस पेंडिंग है, पेनल्टी लग सकती है। अब इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं। अब इसकी रिपोर्टिंग कारो के अंदर आएगी, कंपनी लॉ के अंदर इसकी एज सच रिपोर्टिंग नहीं है। हां, क्या इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर? डेफिनेटली पड़ेगा। तो ऑडिट रिपोर्ट में मैं इसकी रिपोर्टिंग करूंगा। 3 तरह की रिपोर्टिंग हो गई, कारो की, सेक्शन 143(12) की एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। कंपनी एक्ट के अंदर आप 2 रिपोर्टिंग की बात कर सकते हैं, 143(12) की और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। 143(12) में रिपोर्टिंग नहीं है, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डेफिनेटली इसकी रिपोर्टिंग आएगी। A fraud has been reported in the cost audit report but not noticed by the statutory auditor in his audit. स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने नोटिस नहीं किया, कोई बात नहीं, कोस्ट ऑडिट रिपोर्ट में नोटिस हो गया ना, दैट मींस मैनेजमेंट की नॉलेज में है, मैनेजमेंट की नॉलेज में है, तो कारो में तो रिपोर्ट आएगी इसके। इसका आंसर मैं आपको क्वेश्चन बैंक में से करा देता हूं। पहला पॉइंट, फ्रॉड कमिट हुआ है अगेंस्ट द कंपनी बाय एन ऑफिसर ऑफ द कंपनी। रिपोर्टिंग अंडर कंपनी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग होगी यदि फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से ज्यादा है। कारो में तो रिपोर्टिंग आनी ही आनी है। फ्रॉड हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर। 143(12) में रिपोर्टिंग नहीं होनी, हाउ एवर impact on financial statements needs to be determined and reported based upon materiality. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग तो आएगी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्टिंग वो नहीं आएगी। कंपनी ने फ्रॉड किया है कस्टमर पर, इस फ्रॉड का इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या पड़ा, इसको रिपोर्ट करना है। कारो में रिपोर्टिंग आएगी ही। फ्रॉड रिपोर्ट हुआ है कारो में, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में, इसका इंपैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर देखना होगा और पैरा 3 के अंदर आपको इस फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी है। यदि ये नोटिस या रिपोर्टेड हुआ है, नोटिस आपने नहीं किया, कॉस्ट ऑडिटर ने किया है, कॉस्ट ऑडिटर ने किया तो मैनेजमेंट की नॉलेज में तो ये फ्रॉड है। और हम जब गाइडेंस नोट की बात करते हैं तो गाइडेंस नोट में जो वर्ड यूज किया गया है दैट इज स्कोप ऑफ ऑडिटर्स इंक्वायरी अंडर दिस क्लॉज
नोटिस्ड और रिपोर्टेड पर बेस्ड है, और नोटिस्ड और रिपोर्टेड किसके रेस्पेक्टिव में बात करता है? मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है, तो रिजल्ट रिपोर्टिंग आएगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन शायद से, एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन भी एक और क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है भी। स्टडी मटेरियल का 12th क्वेश्चन इसके ऊपर है, ये रहा, बट ये मैंने कवर कर ही लिया। स्टडी मटेरियल ने 2 पॉइंट लिए हैं सिर्फ। फ्रॉड कमिट हुआ अगेंस्ट द कंपनी बाय अ वेंडर ऑफ द कंपनी, मेजर फ्रॉड कस्टमर पर किया है, एंड केस इज पेंडिंग इन द कोर्ट। डिस्कशन मैंने आपके साथ इन दोनों के साथ साथ 2 और एडिशनल पॉइंट की कवर कर ली। 4 पॉइंट्स थे, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ये ओल्ड सिलेबस में इन मई 19 या नवंबर 19 एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट पैरा 3 क्लॉज नंबर 11, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड इन कारो। अब बढ़ते हैं आगे। निधि कंपनीज। अब इसके बाद के जो क्लॉजेज हैं सारे बहुत छोटे छोटे से क्लॉज हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 निधि कंपनीज के केस में रिपोर्टिंग की बात करता है। निधि कंपनीज आप कंपनी एक्ट के सेक्शन 406 में पढ़ते हैं। सेक्शन 406 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 along with निधि रूल्स 2014, काफी कुछ प्रोविजंस वहां पर है कंपनी लॉ के। तो एक बार एडवाइस करूंगा कि निधि कंपनी के इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कंपनी लॉ के अंदर जो मिसलेनियस कंपनीज वाला, मिसलेनियस टॉपिक्स वाला चैप्टर है, उसमें से निधि कंपनी के कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इस बहाने ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होगा और निधि कंपनीज का कॉन्सेप्ट लॉ के पेपर के लिए आपका रिवाइज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट है कि निधि कंपनीज को, निधि रूल्स में रिक्वायरमेंट है ये, अपने नेट ओन्ड फंड टू डिपॉजिट लायबिलिटी। नेट ऑन फंड्स में क्या आ गया? इसकी अपनी कैपिटल और रिजर्व्स। डिपॉजिट्स में क्या आ गया? अमाउंट दैट आर बीइंग एक्सेप्टेड फ्रॉम द मेंबर्स। मेंबर से एक्सेप्ट किया है एंड हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू बी रीपेड। तो ये एक तरीके से क्या हो गया? ये एक लायबिलिटी हो गई। इट इज अ लायबिलिटी, डिपॉजिट लायबिलिटी। सो नाउ एज ए ऑडिटर हमें चेक करना है कि जो ये निधि रूल्स के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है? कि जो कंपनी का अपना नेट ओन्ड फंड है और जो डिपॉजिट लायबिलिटी है वो 1:20 पर मेंटेन्ड रहे। मींस जो डिपॉजिट मेंबर से एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, जो आपको रीपे करने हैं, वो नेट ओन फंड के 20 टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब नेट ओन फंड क्या है? इसमें इक्विटी कैपिटल, फ्री रिजर्व्स, रिड्यूस्ड बाय एक्यूमुलेटेड लॉसेस, इनटेंजिबल असेट्स, इनको माइनस कर दीजिए। प्रेफरेंस कैपिटल नेट ओन फंड का पार्ट नहीं बनेगी। द वर्ड स्पेसिफिकली यूज्ड इज इक्विटी कैपिटल, पेड अप इक्विटी कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स ओनली as reduced by any accumulated loss or and intangible asset। ये बना आपका नेट ओन फंड। डिपॉजिट वो फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट हो सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट हो सकते हैं। डिपॉजिट में बी इन एनी फॉर्म, और इन सारे डिपॉजिट्स का एग्रीगेट, इसको हम नाम दे देंगे डिपॉजिट लायबिलिटी। सारे डिपॉजिट्स का एग्रीगेट इट विल बी टर्म्ड एज द डिपॉजिट लायबिलिटी। तो एज ए ऑडिटर हमें चेक करना है कि नेट ओन फंड और डिपॉजिट लायबिलिटी, इनके रेशियो
1:20 पर क्या कंपनी ने मेंटेन की है या नहीं की। नंबर 2, ये रिक्वायरमेंट भी निधि रूल्स की है कि डिपॉजिट लायबिलिटी का एटलीस्ट 10%, डिपॉजिट लायबिलिटी का एटलीस्ट 10% आपने टर्म डिपॉजिट बैंक्स के पास डिपॉजिट कराकर रखना है, और बैंक के इन डिपॉजिट्स पर आपको कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं कराना, मींस इनके अगेंस्ट किसी भी तरह का लोन आपको नहीं लेना है। दैट मींस निधि कंपनी is maintaining 10% unencumbered term deposit as specified in the निधि रूल। ऑब्जेक्टिव क्या है? लिक्विडिटी को इंश्योर करना कि आपको कल को कोई डिपॉजिट लायबिलिटी किसी अर्जेंसी में रीपे करनी पड़ जाए, आपके पास एटलीस्ट कुछ तो फंड हो जहां से आप इमीडिएटली ये पैसा दे सकें। तो इसलिए जो एक लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कहा गया, आप अपने टर्म डिपॉजिट कराइए, कितने? डिपॉजिट लायबिलिटी का एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 10% ऑफ द डिपॉजिट लायबिलिटी। ये नया पॉइंट ऐड हुआ है। कारो 2016 में ये पॉइंट नहीं था, कारो 2020 में ये पॉइंट ऐड हुआ है। क्या कंपनी ने कोई डिफॉल्ट किया है? जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रखे थे उन डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में, या इन डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करने में। वेदर द कंपनी हैज कमिटेड एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट फॉर एनी पीरियड, यदि हां तो उसकी डिटेल्स दीजिए। तो ये रिक्वायरमेंट है पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 की इन रिलेशन टू द निधि कंपनीज, जिसमें हम प्राइमरीली 3 पॉइंट्स को कवर अप कर रहे हैं। क्या क्या? पैरा 3 क्लॉज 12, इन केस ऑफ निधि कंपनीज, net on funds to deposit liability maintained at 1:20। नंबर 2, 10% of deposit liability is maintained with unencumbered term deposit। डिपॉजिट लायबिलिटी, जो आपकी लायबिलिटी है, जो आपको मेंबर्स को देनी है, मेंबर से आपने पैसा एक्सेप्ट कर रखा था, उसका 10% आपने इन्वेस्ट किया है, इज इन्वेस्टेड इन द अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। एंड नंबर 3, क्या किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट किया गया है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। फिर इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? नेट ओन फंड में क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस इंटेंजिबल एसेट्स। नंबर 2, डिपॉजिट लायबिलिटी में आप किन किन चीजों को कवर अप करोगे? ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सारे डिपॉजिट्स को कवर अप किया जाएगा इसके अंदर।
तो ये हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 12 है निधि कंपनीज के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन इसका एक बार आया हुआ है, जनरल क्वेश्चन था कि कारो 2020 में, पहले कारो 16 से कारो 2003 का कंपैरिजन था, मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, कारो 20 से के अंदर कारो 16 में, कारो 20 के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं इन कंपैरिजन टू कारो 16, जिसमें आपको एक क्लॉज कंप्लायंस विद नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट रिक्वायरमेंट, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आपका पहला पॉइंट रेशो का हो गया, फिर नेट ऑन फंड का मीनिंग क्या है और डिपॉजिट लायबिलिटी का मीनिंग क्या है। इसके अलावा एक और पॉइंट आप अपने आंसर में डाल सकते हैं, प्रोसीजरल पार्ट, ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट to provide how the deposit liability is computed, how the net on fund is computed। तो जो नेट ऑन फंड और डिपॉजिट लायबिलिटी का मीनिंग हमने पढ़ा, उसकी एक डिटेल्ड कंप्यूटेशन आप मैनेजमेंट से ले लीजिए, सो दैट आप वेरीफाई कर सके कि जो नेट ऑन फंड टू डिपॉजिट लायबिलिटी की रेशो है, क्या उस रेशो को मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है। सो दिस इज अबाउट पैरा 3 क्लॉज नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, पैरा 3 क्लॉज नंबर 13, यह बात करता है ट्रांसैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज की। ट्रांसैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज, इस क्लॉज में कोई चेंज नहीं है, जो पहले क्लॉज था कारो 2016 में, सेम वही के वही पॉइंट इसके अंदर है। क्या कंपनी ने सेक्शन 177 जो ऑडिट कमेटी की अप्रूवल लेनी होती है रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस के लिए, एंड 188 के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स है रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस में अप्रूवल्स की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, स्पेशल रेजोल्यूशंस की जो लिमिट बताई गई है, वो सब कंप्लाई हुई है या नहीं हुई है। वेदर ऑल द ट्रांसैक्शंस दैट हैज बीन एंटर्ड इनटू विद द रिलेटेड पार्टीज during the year they are in compliance of section 177 and 188। 177 ऑडिट कमेटी का सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस के रेफरेंस में ऑडिट कमेटी से अप्रूवल लेनी जरूरी है, और 188 जो जनरल मेन सेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांसैक्शंस का, उसकी कंप्लायंस, और उसके बाद वेदर the disclosures in relation to the related party transactions are appropriately given in the financial statement in compliance with the applicable accounting standards। चाहे वो AS की बात करें या इंड AS की बात करें, जो भी सीरीज स्टैंडर्ड्स की कंपनी के ऊपर अप्लाई होती है, AS अप्लाई होते हैं तो AS, इंड AS अप्लाई होते हैं तो इंड AS, उनकी कंप्लायंस की गई है या नहीं की गई। डिस्क्लोजर AS और इंड AS के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं या नहीं दिए गए। द डिटेल्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो दोनों क्लॉजेस सेम है जो पहले हुआ करते थे, किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंट चेंज, सिग्निफिकेंट क्या कोई माइनर चेंज भी इस क्लॉज के अंदर नहीं आया है। इसका प्रोसीजरल पार्ट गाइडेंस नोट वाला एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं, सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें भी। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 177 एंड 188। इसके रेफरेंस में SA 550 के अंदर जो डिटेल्ड प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनको आपको परफॉर्म करना है। उन प्रोसीजर्स में चाहे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो या उसके आगे एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिस हो। रिस्पॉन्सिस यदि आपको ध्यान आ रहे हो तो हमने 3 स्पेशल टाइप के रिस्पॉन्सिस पढ़े थे कि ट्रांसैक्शंस नॉट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ट्रांसैक्शन यदि आर्म लेंथ प्राइस पर हुई है, या फिर ट्रांसैक्शंस रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांसैक्शन आइडेंटिफाइड बाय ऑडिटर, नॉट आइडेंटिफाइड बाय मैनेजमेंट। मींस
transaction with the related party is being identified by the auditor which is not previously identified or disclosed by the management. तो इसके जो प्रोसीजर्स हैं SA 550 के अंदर जो बताए गए हैं, आपको उन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना होगा। SA 550 prescribes the auditor's responsibilities regarding related party relationships and transaction while performing an audit of financial statements. Auditor should obtain written representation from the management as to कि मैनेजमेंट ने ऑडिटर को जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं या उनके साथ ट्रांजैक्शंस हुई हैं विच आर इन द नॉलेज ऑफ द मैनेजमेंट, ऑडिटर को डिस्क्लोज कर दिया गया है। दैट मैनेजमेंट हैव डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर द आइडेंटिटी ऑफ द एंटिटी रिलेटेड पार्टीज and all the related party relationships and the transactions of which they are aware, and appropriate accounting and disclosures of related party relationships, related party transactions has been made in compliance with the applicable financial reporting framework. और उसके बाद फिर गाइडेंस नोट ने इसकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बताई कि यदि कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई किया जाता है बाय द ऑडिटर, देन उसके ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में किस फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करेगा। नेचर ऑफ द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स, जैसे होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, कितना अमाउंट इन्वॉल्व है और क्या नॉन कंप्लायंस है। और नॉन कंप्लायंस इज सेक्शन 188 आप पढ़ते हैं तो बहुत सारी लिमिट आप वहां पर पढ़ते हैं जो अभी रिवाइज्ड भी हुई थी लास्ट टाइम, और अप्रूवल्स चाहिए एक नंबर ऑफ प्लेसेस पर, कहीं पर ऑडिट कमेटी की, कहीं बोर्ड रेजोल्यूशन, कहीं पर स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो भी रिक्विजिट अप्रूवल्स नहीं ली गई हैं उनका डिस्क्लोजर आप यहां पर करेंगे। सो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 रिलेटेड पार्टीज का। सो पैरा 3 क्लॉज नंबर 13, इसके अंदर हमारी रिपोर्टिंग में दो मेन बातें आई। नंबर 1, वी नीड टू एंश्योर वेदर द सेक्शन 177 and 188 of Companies Act 2013 has been complied with in relation to related party transactions. यदि किसी भी तरह का नॉन कंप्लायंस है, that needs to be reported. And number 2, ensure appropriate disclosures in the financial statements as per applicable accounting standards. So ये पैरा 3 क्लॉज नंबर 13 की हमारी रिक्वायरमेंट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को लेकर। इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ पास्ट एग्जाम्स में, आरटीपीज में, एमटीपीज में, बेस्ड अपॉन अर्लियर कारो। नो, अब इसके बाद एक नया क्लॉज ऐड हुआ है एंड इंपॉर्टेंट क्लॉज। कारो 16 में नहीं था, कारो 15 में नहीं था, कारो 2003 में यह क्लॉज था इंटरनल ऑडिट सिस्टम का। स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट क्या कंपनी में बेस्ड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इंटरनल ऑडिट सिस्टम है या नहीं है। वेदर द कंपनी हैज एन internal audit system that commensurate with the size and nature of its business। और इसके लिए अब आपको सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, रूल नंबर 13 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल्स एंड SA 610, इन तीनों चीजों को कवर अप करने की रिक्वायरमेंट है। और ये सारी की सारी चीजें वैसे भी इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़नी ही है। सो यहां पर जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है इन्हीं दो पॉइंट के ऊपर मेन फोकस करेंगे।
और इंटरनल ऑडिट के चैप्टर में भी यदि कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 138, बट यदि उस कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम नहीं है तो आप अपने आंसर में पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 ऑफ कारो 2020 को भी कवर अप करके चलेंगे। सो इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या कह रहा है? पैरा 3 क्लॉज 14, बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट करता है? यदि हां इट्स ओके, यदि नहीं तो आप उसकी रिपोर्टिंग करिए। और इसके साथ साथ क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने कंसीडर किया है अपनी ऑडिट के दौरान? वेदर द reports of the internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor or not। ये तो statutory auditor को बताना है सिंपल हाँ या ना में कि मैंने internal auditor की रिपोर्ट को कंसीडर किया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई ऑडिट। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज बनेगा रिपोर्टिंग के पर्पज से। तो इसमें हमारे पास दो मेन पॉइंट आ गए पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 के अंदर। नंबर 1, एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट सिस्टम बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। नंबर 2 पर consideration of internal audit reports by the statutory auditor। तो ये दो की पॉइंट है पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 के। तो इसके साथ अब हमारे पैरा 3(1) से लेकर पैरा 3 क्लॉज 14 इसके कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स जो स्टडी मटेरियल में गिवन है वो, क्वेश्चंस जो स्टडी मटेरियल में गिवन है वो, कवरेज ऑफ गाइडेंस नोट इन रिलेशन टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब हमने कवर अप कर लिया है। और एक और क्लॉज जो मैंने एप्लीकेबिलिटी के साथ आपको कराया था 21। तो अब इसमें हमारा पेंडिंग पार्ट क्या रह गया है? पेंडिंग पार्ट की बात करें पैरा 3 क्लॉज 15 से लेकर पैरा 3 क्लॉज 20 तक 6 क्लॉजेस हमारे पेंडिंग हैं और छोटे छोटे क्लॉज हैं, कोई बहुत बड़े क्लॉज नहीं है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे और नेक्स्ट सेशन में कारो का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।